बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 9th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, या किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम्स पर कैसे उस पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, तो हमने ये पढ़ लिया था। आज हम इसके रिलेटेड 3 एग्जांपल्स करेंगे। जो सबसे पहली एग्जांपल है उसमें HNO3 है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 3 एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन है, नंबर 1 हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे है नाइट्रोजन। तीसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। इसमें से अगर अकॉर्डिंग टू बुक देखें तो उन्होंने हमें हाइड्रोजन का वैसे हमें मालूम है, ऑक्सीजन का भी मालूम है और नाइट्रोजन का भी मालूम है, मगर हमने इस मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन का मालूम करना है तो किस तरह मालूम करेंगे। तो उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि नाइट्रोजन का मालूम करें, तो नाइट्रोजन का कुछ इस तरह से मालूम करेंगे। एक फार्मूला होता है जिसमें के तहत हम किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3 एटम। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम नहीं, ये हमने ऑफ नाइट्रोजन हमने मालूम करना है। तो इसको इस तरह ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है। सबसे पहले यानी हमने ये एक फार्मूला लगाया, तो सबसे पहले अगर हमने देखा जाए तो इधर मॉलिक्यूल्स क्योंकि ऑक्सीजन के 3 है तो इधर 3 पुट कर देंगे। इधर पहले ओ लिखें क्योंकि हमने एक फार्मूला बना रहे थे। फार्मूला अब हम क्योंकि इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हाइड्रोजन की कितनी है? 1 है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन है उसको हमने मालूम करना है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन है -2। चूँकि इनके 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर 3 लिख दिया। इस तरह ये देखें कि ये एक आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन ये तो हमने मालूम करना है, और उसके बाद 3 को 2 से ज़रब देंगे और -6 आएगा। तो कुछ इस तरह मालूम करेंगे, और ये जो होंगे ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। ये 1 आ गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद ये जम्मा के साथ जब नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1 इधर ही रहेगा और 1 इधर रहेगा, और उसके बाद ये इस तरह कर लें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इस साइड पे रहने दें और ये 6 है उस साइड पे चला जाएगा। और ये जो पॉजिटिव का 1 है, ये नेगेटिव का था तो ये उधर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव बन गया। और ये -1 है तो ये पॉजिटिव 1 है, ये उधर आके -1 बन जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन होगा +5।
5। हम चूँकि देखते हैं कि जो किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर पॉजिटिव वाली जिस रकम के साथ कोई भी अलामत, बड़ी रकम के साथ अलामत आ जाए, वही हमेशा लिखी जाती है। तो इधर चूँकि बड़ी अलामत 6 है तो उसके साथ जमा आ गया, तो इसका ये 5 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 5। इसी के साथ साथ हम एग्जांपल नंबर 7.2 करते हैं। इधर हमने एक हमें मॉलिक्यूल्स दिया गया है या एसिड दिया गया है H2SO4। ये एक सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है। तो इसमें हमने मालूम करना है ऑक्सीडेशन, इसमें हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमने मालूम करना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऊपर वाली मिसाल में भी पढ़ा था। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर था 1 और ऑक्सीजन का था O2 का था -2। तो इधर हमने क्योंकि 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फ़र है, सल्फ़र का हमने मालूम करना है। उसी तरह इस फार्मूले के ज़रिए हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके बाद लिखेंगे। और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र मालूम करना है। तो इसको भी उसी तरह ब्रैकेट में बंद कर दें और उसके बाद प्लस, चूँकि इधर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 4 हैं और इधर कितने थे, 3 हैं, 3 थे, इधर 3 लिखा, इधर भी 4 लिख देंगे और उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो इधर देखें ये 2, इधर 1 हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र हो गया और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें। उसके बाद ये -8 आ जाएगा और ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। तो इस तरह लिखेंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इसी जानिब और उसके बाद ये नेगेटिव है, ये जाके प्लस हो जाएगा और ये एक 2 एकम जो ये जमा का उधर जाके नफ़ी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6। तो इस तरह देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र होगा वो क्या होगा, 6 होगा। इसी के साथ साथ हम एग्जांपल नंबर 7.3 करते हैं। नंबर 7.3 KClO3। पिछले एग्जांपल्स में भी 3 एटम्स थे, इसमें भी 3 एटम्स हैं। इसमें है एक पोटाशियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 और इसमें हमने मालूम करना है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मालूम करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का हमने मालूम करना है और उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम है, जी पिछली एग्जांपल में भी हमने देखा है, तो इसका होगा -2। तो एक ही फार्मूले से ये तीनों एग्जांपल सॉल्व होंगी। तो के क्या होगा, के वैसे का वैसा आएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl ये आ जाएगा और उसके बाद है
3 मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और ये होता है इक्वल 0 के। उसके बाद पोटाशियम का +1, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हमने मालूम करना है। उसके बाद 3 2 6 आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हमने क्योंकि मालूम करना है तो इसको इसी तरह रहने दें, 6 उधर चला जाएगा और ये नफ़ी का था उधर होकर जमा हो गया, ये जमा का था उधर होकर नफ़ी का हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन होगा +5। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के लिए यूज़ होती हैं। और इन 3 एग्जांपल्स में हमने बहुत कुछ सीखा कि हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह मालूम कर सकते हैं। फिर भी आपको मैं 3 बुनियादी कंसेप्ट बता देता हूँ कि आप जिस तरह से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसका में मौजूद एटम्स जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद आपको मालूम हो। उसके बाद आपको उसके उसके में मौजूद एटम्स जो इसका मौजूद फार्मूला जिसकी मदद से हमने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम किया है वो पता होना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स मालूम है, मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम है और उसका फार्मूला, तो इस तरह आप किसी भी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। तो उसके बाद और भी अगर देखें तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। आज हमने मुख्तलिफ मिसालें की 3 जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम किया, मगर हम इसमें कोई 3 4 डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। मगर इन डेफिनेशंस का बुनियादी कंसेप्ट तो इस तरह से है कुछ कि अब ऑक्सीडेशन वैसे देखा जाए तो ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट देखा जाए तो हम इसमें ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और रिडक्शन में हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है हम ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन को तो हमने लूज़ कर दिया और रिडक्शन में भी हमने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो इसकी क्या होगी, ये डेफिनेशन होगी। मगर अब कोई भी चीज़, कोई भी एटम्स या मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसमें से निकल के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ना, तो वो क्या होगी, खुद क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मगर जो चीज़ उस इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेती है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए, रिड्यूसिंग एजेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए रिड्यूसिंग एजेंट की, यानी रिड्यूस हमेशा वो वाली चीज़ होती है जो अपनी चीज़ किसी दूसरे को फराहम करती है, डोनेट करती है, देती है।
तो वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट से कोई भी चीज़ निकल के गई तो वो किसने हासिल की, किसी दूसरे एटम ने हासिल की। इससे जब कोई भी एटम से निकल गई वो रिड्यूस हो गया, और दूसरे एटम ने हासिल की वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरह ये एटम्स क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर कोई भी एटम जो कि ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बट reduce others are called reducing agent। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ये डेफिनेशन है जो कि खुद को रिड्यूस करता है, reduces itself but oxidize others। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनकी ये इस तरह तारीफ़ें बनती हैं। आपने ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग का कंसेप्ट ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन से उलट है। यानी कोई भी सब्सटेंस जो कि खुद को तो ऑक्सीडाइज करता है मगर दूसरों को रिड्यूस कर लेता है वो क्या होगा, रिड्यूस। और जो कि खुद को रिड्यूस करता है मगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर लेता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस तरह भी एक कंसेप्ट देख सकते हैं कि जो दूसरों की चीज़ को ऑक्सीडाइज कर रहा हो वो ऑक्सीडाइज होगा, जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरह ये इनका भी एक कंसेप्ट लिया जा सकता है। और उसके बाद मिसाल के तौर पर एक मिसाल करते हैं जिसमें Zn सिंक इलेक्ट्रॉन्स फराहम करता है HCl को इस तरह से ZnCl बनता है और H2 खारिज होती है। अब जिंक पर क्या होगा, H पॉजिटिव, और Cl पर क्या होगा, नेगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव। तो इस तरह पॉजिटिव होगा इससे मिलेगा, यानी जिंक जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको फराहम करेगा, किसको फराहम करेगा, जब जिंक ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फराहम करेगा तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और जब ये वाला एटम है, ये वाला, ये इधर अपने फराहम करेगा, तो जब ये फराहम करेगा तो इसके पास कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में Zn क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, Zn होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो H पॉजिटिव होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो का कुछ इस तरह से कंसेप्ट बनता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद हम इसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ रहिए, खुद खुश रहिए, लोगों को खुश रखें, खुद तरक्की करें, दूसरों की
के लिए भी दुआ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।